हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स का आज हम पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है शाही परिवार, दैट इज़ रॉयल फैमिली। दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे। बेटे एक वर्ड आता है हरम। हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की जो डोमेस्टिक वर्ल्ड था, घरेलू दुनिया की ओर संकेत करता है। यह एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पवित्र स्थान, होली प्लेस। यहाँ पर कौन रहता था? हरम में जो था, मुगल परिवार में जो बादशाह की पत्नियाँ होती थी, क्योंकि मुसलमानों में आपको पता है कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने का राइट होता है। तो बादशाह काफ़ी सारी उनकी वाइफ्स हुआ करती थी। तो उनकी वाइफ्स जो होती थी और नज़दीक और दूर के जो उनके रिलेटिव्स होते थे, महिलाएं और गुलाम जो दास होते थे, मदर होती थी, स्टेप मदर्स होती थी, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, अंकल, मासी, बच्चे उनके, ये सब रहा करते थे। यानी पूरा कुनबा यहाँ रहा करता था। शासक वर्ग में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मुसलमानों में शादियां करने का राइट है, तो बादशाहों ने काफ़ी सारी शादियां की होती थी। और उस टाइम क्या था कि राजपूत परिवार और मुग़ल दोनों के लिए जो शादियां थी वो राजनीतिक संबंध बनाने, मैत्री संबंध, फ्रेंडली रिलेशन बनाने का एक बहुत अच्छा मीडियम था। उस टाइम जैसे अकबर है, अकबर ने राजपूतों से अपने रिलेशन सुधारने के लिए राजपूत राजकुमारियों से शादी की थी। जैसे उसने जोधाबाई से शादी की थी। तो जिसके कारण राजपूतों और मुग़लों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स वाज टर्म्ड एज द हरम। दिस वर्ड इज derived from Persian, which means holy place. द मुग़ल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। मुग़ल परिवार में ये लोग होते थे: द वाइफ्स, द नियर एंड फार रिलेटिव्स ऑफ द एम्परर, such as mothers, stepmothers, sisters, daughters, daughter-in-laws, aunts, children, etc. Slaves and female servants. Polygamy मतलब बहुविवाह was practiced in the governing class for both the Rajput family and the Mughals. Marriage was a way of forming political relations and establishment of friendship. ठीक है। ये पीछे द वाइफ्स एंड कंक्यूबाइंस ऑफ द एम्परर दे रखा है। कंक्यूबाइंस का मतलब होता है उप स्त्रियाँ, यानी कि जो इनकी ना, आगे मैं आपको बता रही हूँ, 3 टाइप की वाइफ्स होती थी, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कंक्यूबाइंस का मतलब क्या होता है। विवाह में पुत्रियों को भेंट स्वरूप सामान्यतः एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। जैसे कि आज के टाइम में होता है कि फादर बेटी की शादी पे उसको गिफ्ट्स वगैरह, दहेज वगैरह देते हैं ना, तो उस टाइम में भी ऐसे ही होता था कि पुत्री को भेंट स्वरूप, जो राजाओं की बेटियां होती थी, प्रिंसेस होती थी, तो उनको भेंट स्वरूप उनको कोई ना कोई रीजन जो था, कोई ना कोई क्षेत्र जो था, वो गिफ्ट में दे दिया जाता था। तो मुग़ल परिवार में, शाही परिवारों में आने वाली महिलाएं, यानी जो रॉयल फैमिली से आती थी, एरिस्टोक्रेसी फैमिली से आती थी, उनको बेगम कहते थे। और जो आम मिडिल क्लास फैमिली से या कहीं से शादी करके वो लाते थे, उनको अगाहा कहते थे। तो इस तरीके से बेगम और अगाहा में डिफरेंस होता था। बेगम जो थी वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, और जो अगाहा होती थी वो सिंपल फैमिली से बिलोंग करती थी। दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लाने के कारण जो बेगम आती थी, उन्हें अपने हस्बैंड से स्वाभाविक रूप से अगाहा की तुलना में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। ठीक है। यानी कि जो लेडीज़ जिन रॉयल फैमिली से आती थी, जिन्हें हम बेगम कहते थे, क्योंकि वो अपने साथ काफ़ी सारा दहेज वगैरह लेकर आती थी, तो बादशाह जो थे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दिया करते थे। इन द मैरिज ए फील्ड वाज यूजली गिफ्टेड एज ए गिफ्ट टू द डॉटर। कोई ना कोई एरिया जो था डॉटर को गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। In the Mughal family, women from the royal families and other women
who were not born in the noble family were differentiated. Begums who got married after receiving a good amount of cash and valuable items in the form of dowry naturally received more high status and honor from their husband than agas. ठीक है, अब उपपत्नियाँ क्या, अगाचा क्या होती थी, एक थर्ड टाइप की भी वाइफ्स होती थी जिन्हें अगाचा कहते थे। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना, पहले बेगम है, फिर अगाहा है, और फिर तीसरी अगाचा है। जैसे ये वॉर वगैरह में गए, मतलब बादशाह लड़ने के लिए गए, इन्हें कोई लेडीज़ वहाँ पर पसंद आ गई तो उससे शादी कर लेते थे। तो इन्हें अगाचा कहते थे, जो मतलब पुअर फैमिली की होती थी, इनको पसंद आ गई। तो अगाचा जो थी उसकी सिचुएशन सबसे निम्न थी। इन सभी को, चाहे वो बेगम थी, चाहे वो अगाहा थी, चाहे वो अगाचा थी, इन सबको जो थी मंथली सैलरी मिलती थी, अलाउंसेस मिलते थे, और उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलते थे। यानी जिसका स्टेटस जितना ज़्यादा है उसको उतनी ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं। और यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां ना हो तो अगाहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। यानी कि कोई बादशाह है जिसकी 4 से कम शादियां हुई हैं और उसे किसी अगाहा और अगाचा से मतलब ज़्यादा लगाव हो गया है, तो अगर वो चाहे तो उनको बेगम की भी जो थे उपाधि दे सकता था, उसकी स्थिति पा सकती थी। मुगल परिवार में अनेक महिलाएं तथा पुरुष गुलाम भी होते थे। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मुगल परिवार में नेचुरली उनकी ये बेगम, अगाहा, अगाचा, इन सब की सेविकाएं भी होती थी, दासियां होती थी। इसके अलावा पुरुष गुलाम भी होते थे। जो पुरुष गुलाम होते थे ना, ये मोस्टली हिजड़ों को रखते थे। इस चीज़ को याद रखना। ये जो गुलाम होते थे वो साधारण से साधारण, यानी हाउस होल्ड जैसे काम तो करते ही थे, साथ में जो स्किल्ड काम होते थे, जो इंटेलिजेंसी के काम होते थे, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा निपुण होते थे, स्किल्ड होते थे। द स्टेटस ऑफ अगाचा वाज द लोएस्ट ऑल ऑफ देम। They received cash, monthly allowances, and gifts according to to their status. If the husband wishes and does not already have 4 wives, then Agaha and Agacha also could get Begum status. There are many women and male slaves in the Mughal family too. They were skilled in simple, intelligent work. ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम्पल दोगे। एग्ज़ाम्पल क्या है? नूर जहाँ। नूर जहाँ जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी और ये सबसे पावरफुल वुमन थी। कहते हैं कि ये ईरान की राजकुमारी थी और इसने जब जहांगीर से शादी की तो जहांगीर के ऊपर ये हावी थी। एक तरीके से यही मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती थी, यानी इसका काफ़ी दबदबा था। ठीक है, तो नूरजहाँ के बाद जो थी, मतलब पहले तो ये प्रिंसेस को या क्वींस को इतना आगे आने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब नूरजहाँ के बाद जो था, मुग़ल रानियों राजकुमारियों ने इम्पॉर्टेंट जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है जैसे शाहजहाँ की पुत्रियां थी जहांआरा और रोशन आरा। इनको ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार जो थे अभिजात वर्गों को जो उनको पोस्ट मिलती थी उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि मनसबदार में इनको अपनी आर्मी वगैरह रखनी होती थी। जिसके पास 1000 घोड़े होते थे उसे 1000 मनसबदारी कहते थे, जिसके पास 500 थे वो 500 मनसबदारी थे। तो जिसका जितना लेवल ऊपर होता जाता था तो उसका मनसबदार बढ़ता जाता था। तो इनको जो था मनसबदारों के समान एनुअल इनकम होती थी। और जहांआरा जो थी उसको तो सूरत बंदरगाह से जितनी भी इनकम होती थी, ये विदेशी व्यापार का उस टाइम महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ से उसे काफ़ी ज़्यादा राजस्व यानी टैक्स मिलता था जहांआरा को। ठीक है, आफ्टर नूर जहाँ, मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस began to control important financial resources.
Shahjahan's daughter Jahanara and Roshanara had the same annual income as the high royal mansabdars. In addition, Jahanara received revenue from the port city of Surat, which was the center of foreign trade. ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि संसाधनों पर तो इन्होंने नियंत्रण रखा ही रखा, इसके अलावा जो मुग़ल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियां थीं उन्होंने बिल्डिंग्स और जो गार्डन्स थे, क्योंकि मुग़लों ने बड़े सुंदर सुंदर गार्डन्स बनवाए थे और बिल्डिंग्स तो बनवाई ही थी, तो इनके निर्माण का, इनके कंस्ट्रक्शन का राइट इनको दिया था। जैसे जहांआरा, इसको बहुत ध्यान से याद रखना, ये 1 मार्क में आ जाता है कि जहांआरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया था, यानी कई आर्किटेक्ट जो प्रोजेक्ट्स थे उसने बनवाए थे। जैसे शाहजहांबाद के दृश्य स्थल, हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहांआरा ने ही बनाई थी। उसका जो डिज़ाइन था, दिल्ली में जो चांदनी चौक है उसको जहांआरा ने ही बनवाया था। ठीक है बेटे, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि चांदनी चौक की डिज़ाइन किसने किया था, तो आप बताओगे जहांआरा ने। या ऐसे आ सकता है कि शाहजहां की किस बेटी ने जो था दिल्ली का शाहजहानाबाद का डिज़ाइन किया था, तो आप कहोगे जहांआरा। तो जहांआरा डिड मैनी आर्किटेक्ट वर्क ऑफ शाहजहां's न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद. She participated in the project like the outline of Chandni Chowk, the heart of the Shahjahanabad was designed by जहांआरा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गुलबदन बेगम। ये अकेला आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। गुलबदन बेगम कौन थी और उसने हुमायूं नामा लिखा था, उसके ऊपर एक नोट लिखो। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये चैप्टर क्रॉनिकल्स के बारे में है, जैसे अकबर नामा, जहांगीर नामा, बादशाह नामा और ये हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा की जो राइटर थी वो गुलबदन बेगम थी, और इसमें हमें मुग़लों की जो डोमेस्टिक वर्ल्ड है उसके बारे में जानकारी मिलती है। गुलबदन बेगम कौन थी, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। तो वो बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की चाची थी। ठीक है, इसके बाद गुलबदन बेगम रोट हुमायूं नामा। इन हुमायूं नामा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द होम वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स. गुलबदन वाज द डॉटर ऑफ बाबर, यहाँ बेगम गलती से लिखा गया बेटे, डॉटर ऑफ बाबर, सिस्टर ऑफ हुमायूं एंड आंट ऑफ अकबर। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि वो किस टाइप का लिखती थी। तो गुलबदन बेगम टर्की और पर्शियन लैंग्वेज में धारा प्रवाह लिख सकती थी, यानी उसकी इन 2 भाषाओं के ऊपर बहुत मजबूत पकड़ थी। अकबर ने जब अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए अपॉइंट किया, तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के संस्मरण को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। अब बेटे किन सिचुएशन में उसने लिखा था? अकबर ने अबुल फजल को कहा था कि वो उसके शासन के बारे में हिस्ट्री लिखे। अब अबुल फजल को हिस्ट्री लिखनी थी तो उससे पहले के टाइम के बारे में भी बताना था, यानी बाबर और हुमायूं के बारे में। अब बाबर और हुमायूं के हिस्ट्री को कौन जानता था अच्छे से? वो थी गुलबदन बेगम। तो इसलिए अकबर ने गुलबदन बेगम को रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने फादर यानी बाबर और अपने ब्रदर यानी हुमायूं के बारे में एक बुक लिखे। ठीक है, तो गुलबदन ने जो लिखा वह केवल मुग़ल बादशाहों की प्रशंसा मात्र नहीं थी, यानी कि उसमें सिर्फ उसने मुग़ल बादशाहों की सिर्फ प्रेस ही नहीं की थी, बल्कि जो राजाओं और राजकुमारों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो भी संघर्ष हुए थे, उनके बारे में भी लिखा था, यानी जो भी डिस्प्यूट हुए थे उनके बारे में भी लिखा था। और जो रॉयल फैमिलीज़ की जो वृद्ध स्त्रियां थी, उन्होंने उनको सॉर्ट आउट करने में किस तरीके से रोल निभाया, इसके बारे में भी उसने लिखा था। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। गुलबदन बेगम could write fluently in Turkish and Persian languages. When Akbar appointed Abul Fazl to write the history of his rule, at that time his aunt was requested to write the memories of Babur and Humayun's time. ठीक है, it is not merely an eulogy of the Mughal emperors.
यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा मात्र, कि ये सिर्फ उनकी प्रशंसा मात्र नहीं थी. शी आल्सो रोट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस बिटवीन चीफली किंग्स एंड प्रिंस. It also wrote in detail about the important role of older women in the family in resolving these conflicts. ठीक है, एक बार अब हम इमेजेस में देख लेते हैं कि कौन से ये हैं. ये बेटे हमने गुलबदन बेगम देखी, जो कि बाबर की बेटी थी, हुमायूं की सिस्टर थी और अकबर की आंट थी. अकबर की रिक्वेस्ट पर उसने ये हुमायूं नामा लिखी थी, जिसमें अकबर और बाबर के टाइम का वर्णन किया गया था, ताकि अबुल फजल इनसे आगे अकबर नामा लिख सके. ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं. ये है नूरजहाँ बेगम, जो कि जहांगीर की वाइफ थी और बहुत ही पावरफुल लेडी थी. और कहते हैं कि जहांगीर के टाइम उसी ने ही मुग़ल शासन को चलाया था. ठीक है, ये जो है रोशन आ रहा है शाहजहाँ की बेटी, जो कि उच्च मनसबदारों की तरह जो था, इसने फाइनेंशियल मतलब रिसोर्सेज पर इसका कंट्रोल था. बेटे ये जहाँ आ रहा थी, शाहजहाँ की बेटी है ये भी, और इसने जो था दिल्ली का डिज़ाइन किया था, शाहजहानाबाद का यानी ओल्ड दिल्ली का, और इसमें चांदनी चौक का डिज़ाइन इसी ने ही किया था. ये जो था चांदनी चौक मतलब शाहजहानाबाद था, और इसका सारा डिज़ाइनिंग जो थी आर्किटेक्ट वो जहांआरा ने की थी. ये आपको मैंने बता ही दिया कि ये गुलबदन बेगम थी और इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी. ठीक है, होप आपको बेटे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो बेटे एक बार फिर से वीडियो देख लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.